साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में एक नए विषय के साथ में फिर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है विज्ञान विरोधी शिक्षा से देश किधर जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को संवैधानिक तौर पर वैध ठहराया था, जिससे देश भर के सरकारी और गैर सरकारी निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को 25% निःशुल्क सीटें समान रूप से मिलने की व्यवस्था है। न्यायालय द्वारा युक्त कानून को वैधता प्रदान करने के साथ ही देश भर के बौद्धिक तबकों ने जहां इस फैसले का समर्थन किया है, तो वही अनेक बुद्धिजीवी आलोचक भी की भूमिका में नजर आए हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लैंड प्रिसेंट ने इस कानून को एक बेमतलब कानून करार दिया है। इसकी अगर कोई उपलब्धि होगी तो सिर्फ यह कि निजी स्कूलों में कामकाज में सरकारी बाबू लोग अब डटकर दखल अंदाजी करेंगे। गरीब बच्चों के नाम पर ये अधिकारी अगर गरीब बच्चों का भला चाहते तो सरकारी विद्यालयों में दखल अंदाजी करते, लेकिन वहाँ से पैसा कहाँ बनता है। इस कानून से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ज़रूरत ITI या किसी अन्य नए कानून की नहीं है, बल्कि ज़रूरत है शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने की। गरीब बच्चे जब सरकारी स्कूलों में मजबूरन पढ़कर स्कूल छोड़ते हैं तो उन्हें किसी विषय की कतई समझ नहीं होती और न ही वे कोई कहानी की किताब पढ़ने की काबिलियत होती है। क्या फ़ायदा इस रद्दी शिक्षा का अधिकार किसी को देने का। सर्वोच्च न्यायालय को अगर वास्तव में परिवर्तन लाने की इच्छा है तो कहीं बेहतर होता कि वह सरकार से पूछता कि निजी स्कूल में कोटा आरक्षित करके वह क्या हासिल करना चाहती है। जब उसके अपने स्कूल इतने बेकार पड़े हैं, आज़ादी से पूर्व और पश्चात शिक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु नहीं रही, उसे विभिन्न कालों, धर्मों, संप्रदायों और मतों ने अपनी वैचारिक और राजनीतिक धारा में मोड़ने का हर संभव प्रयास किया है। केंद्र और उसके द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों ने इधर कुछ ऐसी नीतियां अपनाई है जो आम जनता के विकास हितों पर गहरी चोट पहुंचाती है और देश के विकास के मार्गों में अवरोधक का दुष्कार्य कर रही है। इसके लागू होने पर उच्च और रोजगारपरक शिक्षा के दरवाजे कुछ अमीर घरानों को छोड़कर बाकी जनता के लिए बंद कर दिए गए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक ऐसी बातें शामिल की गई है जो जाति और धर्म के आधार पर तनाव बढ़ाती है और वैज्ञानिक सोच की कमज़ोर करती है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गौरव के नाम पर पाखंडी और शोषणकारी व्यवस्था को गौरवान्वित करती है और आम जनता की अधिकार चेतना को और ज़्यादा कमज़ोर करने के साथ धार्मिक पूर्वाग्रहों से युक्त मनमाने तरीके से बच्चों के मूल्यांकन करती है। भारतीय शिक्षा और संस्कृति का गुणगान करने के दावे हजारों वर्ष पुराने और उन दावेदारों को सुनने से लगता है कि दुनिया की सारी उपलब्धियों की शुरुआत पहले भारत में ही हुई थी और भारत को दूसरों से सीखने के लिए कुछ भी नहीं।
बल्कि दूसरों को ही भारत से सीखना चाहिए। जिस तरह भारत की शिक्षा कुछ धर्म भीरू संगठनों की स्कूलों में दी जाती है, वह राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक है तथा संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। यह वैचारिक सोच को नकारती है और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। यह पिछड़ी जाति सामाजिक प्रथाओं जैसे जाति बाल विवाह और सती प्रथा की हिमायती करती है। यह आदिवासियों और दलितों की संस्कृति को तिरस्कार की नज़र से देखती है। यह दावा करती है कि चंद्रमा पर जाने वाला सबसे पहला आदमी भारत में जन्मा था और यह भी कि मानवों को मनु ने बनाया के नाम पर मनुष्य का मानव कहा जाता है। दरअसल भारतीय विज्ञान को प्रकृति सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलुओं के बीच एक दूसरे के प्रति अंतर्विरोध की स्थिति में तो है, साथ ही शिक्षा के वैज्ञानिक पक्ष पर अवैज्ञानिक पक्ष के कुंडली मार ली है। जब कुछ शिक्षा की नियामक संस्था यूजीसी ही अवैज्ञानिक के साए तले काम करे तो छोटी संस्थाओं की स्थिति क्या होगी। कट्टरपंथी पार्टियों की सरकारें यूजीसी विज्ञान और अंधविश्वास के बीच, विज्ञान और कर्मकांड के बीच अंतर करने से इनकार कर रही है। उसने सरकार की नीतियों के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान घोषित किया है। उन्होंने असंगत बातों के प्रचार को स्थापित किया है और उसे वैध ठहराया है। विश्वविद्यालयों में कर्मकांड की पढ़ाई तो उचित ठहराने वाले सरकारी दस्तावेज दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। वास्तव में भारतीय शिक्षा पद्धति विज्ञान और धर्म की अवधारणाओं के बीच झूल रही है। शिक्षा में धार्मिक समन्वयकारी विज्ञान शब्द से घबराते हैं। यहाँ विज्ञान शब्द से घबराना नहीं चाहिए। धर्म को विज्ञान शत्रु लगता रहा है, क्योंकि विज्ञान ने धर्म के अनेक मिथकों को धूलियासत कर दिया है। लेकिन वस्तुतः विज्ञान भी ज्ञान है। ज्ञान जब अपने शोध का एक दायरा तय करता है तो विज्ञान हो जाता है। सभी विज्ञानों को मिलाकर समान चेतना जन्म लेती है, जिसे ज्ञान कहा गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को चाहिए कि वह चेतना ज्ञान समाज को प्रदान करे। चेतन ज्ञान ही इसी कसौटी पर शिक्षा व्यवस्था को आबद्ध कर देना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर सरकारें व न्यायपालिकाएं कभी भी ईमानदार नहीं रही है। उनके नेक इरादे नेकी करते रहे हैं और कुएं में डालते रहे हैं। नेक इरादों से अगर भारत के गरीब बच्चे पढ़ने लिखने के काबिल बन सकते तो कब के शिक्षित हो चुके होते। सरकारी योजनाओं में नेक इरादों की कोई कमी नहीं और न कभी होगी। काश कि नेक इरादों से ही काम चल जाता। इस देश के गरीब बच्चों को वे समझ पाते कि उनके राजनेताओं और न्यायाधीशों के इरादे कितने नेक हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 2004 में केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान है। इस योजना ने बच्चों को बीमार, कुपोषित और शिक्षा से दूर तो किया है, साथ ही इसके चलते कई सामग्री सप्लायर, ग्राम प्रधान और मालामाल हो गए।
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति पर दोषारोपण भले ही मढ़ा जाता हो, किंतु उसने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को चलने के लिए क्लर्क को तैयार किए ही और अंग्रेजी जैसी विश्वव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पारंगत भारतीयों ने भी हासिल की। विश्व बैंक की रिपोर्ट से सिद्ध कर दिया कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आधुनिक भारतीय शिक्षा पद्धति से कहीं बेहतर थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय को स्नातक तैयार करते हैं, उनमें 90% छात्र चपरासी बनने लायक नहीं होते। शिक्षा व्यवस्था का दुराग्रह ये है कि यह विषय वस्तु में नैतिकता और वैज्ञानिकता से दूर रखने की शिकार है। छात्रों को परिवार में सामाजिक अच्छे माहौल में नहीं भी हुआ तो निश्चित ही शिक्षण संस्थानों में उसे समाजीकरण का माहौल मिलना ही चाहिए। मगर आधुनिक शिक्षा का मौजूदा पक्ष उसे असामाजिक और साक्षर बनाने पर तुला है। वस्तुतः शिक्षा के दो उद्देश्य होते हैं, संकीर्ण और व्यापक। संकीर्ण उद्देश्य छात्र को किताबी ज्ञान की अवधारणा से परिचित ही करा पाता है। भारतीय उसी ज्ञान की पूर्ति के लिए संकल्पबद्ध है, जबकि शिक्षा का लायक उद्देश्य हाशिए पर जाकर गायब होता जा रहा है, जो छात्रों को बौद्धिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर प्रबलता प्रदान करता है। राष्ट्र के प्रतिष्ठित संस्थान IIM और IIT पर सरकारें अरबों रुपये खर्च कर रही है, जिसका परिणाम यह है कि इनसे तैयार मानव संसाधन अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा नीलाम हो जाते हैं। राष्ट्र के विकास से इनका वास्ता रत्ती भर भी नहीं रहता। मानवीय मशीन के रूप में तैयार ये उत्पाद समाज और देश का जिक्र आते ही बोर होने लगता है। इतने पर भी राष्ट्र के रहनुमा और सरकारें इन संस्थानों और उत्पादों पर गर्व करती नहीं थकती। देश की प्रतिष्ठित सेवाएं IAS, IPS, CPM, PCM की परीक्षा का पाठ्यक्रम इतना व्यापक और जटिल है कि प्रतियोगी छात्र को सामाजिक संवेदनहीन बना देती है, अपनों से दूर कर देता है। भावनाएं और संवेदनाओं की उसे बलि देनी पड़ती है, मगर इस बीच वह भयवादिता और आस्तिकता की चादर को हमेशा के लिए ओढ़ लेता है। एक तरह से वह मशीन बन जाता है, चाबी भरो तो चालू और चाबी घुमाने पर बंद। अब सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रतियोगी यह सब लाल बत्ती रुतबा और एक उच्च स्थिति अर्जित करने के लिए करता है। क्या एक मशीन रूपी मानव से समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा करने की उम्मीद पाली जा सकती है, जिसकी संवेदनाएं तैयारी के वक्त दफन हो गई हो? शिक्षा के परंपरागत स्वरूप और सैद्धांतिक पक्ष की परिणति छात्रों को अनैतिक एवं असामाजिक बना रही है। अपराध की दुनिया के साथ बेरोजगारी की फौज में तब्दील कर रही है। समाज में अराजकता बढ़ने, विचलन की दिशा में अग्रसर होने और पतन की ओर जाने की प्रथम विशेषता है। राष्ट्र का युवा जो एक नया सर्वहारा है कि खामोशी और दिशाहीन लक्ष्य की भागम भाग प्रतिस्पर्धा का दौर यूं ही चलता रहा तो युवाओं का दहर एक दिन जवाब दे जाएगा।
जिससे आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन हेतु क्रांति का कोई नया स्वरूप धरातल पर उभर जाएगा। फिर यह उभार राष्ट्र के तथाकथित रहनुमाओं को अर्श से फर्श पर पटक देगा। लिहाजा सरकारें वक्त रहते शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करे और ईमानदारी से उसका क्रियान्वयन भी करे। आगे डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं, अपने गरीब एवं अज्ञानी भाइयों की सेवा करना प्रत्येक शिक्षित का प्रथम कर्तव्य है। बड़े अधिकार के पद पाते हैं वे शिक्षित भाई अपने अशिक्षित भाइयों को भूल जाते हैं। यदि उन्होंने अपने इस असंख्य भाइयों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया तो अपने समाज का पतन निश्चय है। ऐसी लंबी जिंदगी जीने का भी क्या लाभ जिसका कोई उद्देश्य न हो। तो साथियों, ये आपके बीच में हम प्रस्तुत किए। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर जो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें बल मिलेगा। तो इन्हीं सब